अब अपन इसमें चर्चा करेंगे डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, यानी ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। देखो डॉपलर प्रभाव है क्या, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से भिन्न प्रतीत होती है, यानी कि या तो उससे ज़्यादा प्रतीत होगी अथवा उससे कम प्रतीत होगी। इस अंतर को ही ध्वनि में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप अगर रेलवे प्लेटफॉर्म के पास खड़े हैं और कोई ट्रेन आपकी ओर आ रही है, उसका इंजन सीटी बजाते हुए आ रहा है, तो आप देखते हैं जब ट्रेन आपकी ओर आती है तो इंजन की सीटी की आवृत्ति या ये कह सकते हैं उसका जो तारत्व है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब वो ट्रेन दूर जाती है तो उस इंजन की सीटी का तारत्व क्या होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। यही प्रभाव एक्चुअल में क्या है, डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर प्रभाव उन स्थितियों में लागू नहीं होता है, वो 2-3 स्थितियां हैं। कैसे, अगर ध्वनि स्रोत और श्रोता में से कोई भी अगर गति नहीं कर रहा है तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होने से तात्पर्य होता है आवृत्ति में परिवर्तन प्रेक्षित ना होना। अगर ध्वनि स्रोत या श्रोता का किसी का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है तो भी डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता। इस स्थिति में प्रघाती तरंगें शॉक वेव्स उत्पन्न होती है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं मैक नंबर के साथ साथ। तो यहां अपन अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ध्यान रहे डॉपलर प्रभाव प्रकाश में भी लागू होता है, लेकिन अपन यहां इसकी बातें प्रकाश में ही करेंगे। यहां अपन केवल ध्वनि तरंगों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसे परिभाषित कर दें कि जब ध्वनि स्रोत व श्रोता वे श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है, के मध्य जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से भिन्न प्रतीत होती है। वास्तविक आवृत्ति से भिन्न प्रतीत होती है। जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से भिन्न प्रतीत होती है। इसे ही ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, इसे ही ध्वनि में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब देखिएगा, अपन कह सकते हैं डॉपलर प्रभाव की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, या यूं कह सकते हैं कि निम्न स्थितियों में डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है, या कहते हैं आप डॉपलर प्रभाव की सीमाएं, या कह सकते हैं अपन निम्न स्थितियों में डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। तो देखिए कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें कि डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है, या इसे ही आप कह सकते हैं डॉपलर प्रभाव की सीमाएं।
लिमिटेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। किन कौन कौन सी स्थिति है? नंबर 1, पहली स्थिति मैंने आपको कहा था कि अगर ध्वनि स्रोत और श्रोता अगर दोनों स्थिर हैं तो भी डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो देखिए नंबर 1 पहली स्थिति की बात कर रहा हूं, यदि स्रोत व श्रोता दोनों स्थिर हों तथा केवल माध्यमी गति कर रहा हो। तो नंबर 1, यदि ध्वनि स्रोत वे श्रोता दोनों स्थिर हो तथा केवल माध्यम गति करें। तो देखो पहली स्थिति क्या हुई, अगर ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों स्थिर हों तथा केवल माध्यम गति करे तो भी डॉपलर प्रभाव क्या होगा? लागू नहीं होगा। दूसरा, स्रोत और श्रोता गतिमान तो हैं लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं और अगर एक ही चाल से गतिमान है तो भी डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो अपन नंबर 2 कह सकते हैं, यदि स्रोत व श्रोता स्रोत या ध्वनि स्रोत कहते हैं, यदि स्रोत व श्रोता दोनों समान चाल से समान दिशा में गति करें, यदि स्रोत व श्रोता दोनों समान चाल से समान दिशा में गति करें तो भी डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। और तीसरा मैंने बताया कि अगर ध्वनि स्रोत और श्रोता किसी का भी वेग अगर ध्वनि के वेग से ज़्यादा है तो भी डॉपलर प्रभाव अप्लाई नहीं होता है। तो नंबर 3 अपन ये कह सकते हैं, यदि स्रोत व श्रोता में से यदि ध्वनि स्रोत वे श्रोता में से किसी का भी वेग किसी का भी वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो, जैसे किसी का भी वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो, अगर किसी का भी वेग ध्वनि के वेग से अधिक होगा तो भी डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। ये 3 लिमिटेशंस, ये कह सकते हैं 3 स्थितियां हैं जिनमें कि डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। इसमें होता क्या है अपन ये कह सकते हैं, मैं यहाँ इस बारे में आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में प्रघाती तरंगें यानी कि शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं और एक ध्वनि बूम उत्पन्न होता है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अपन कह दें इस स्थिति में ये वाली स्थिति है जिसमें कि ध्वनि के वेग की तुलना में स्रोत का वेग ज़्यादा है। इस स्थिति में प्रघाती तरंगें यानी कि जिसे आप कहते हैं शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं। इस स्थिति में क्या होती है? प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो देखो यहां अपन ने ये कुछ पॉइंट्स जाने हैं। सबसे पहले जाना कि डॉपलर प्रभाव है क्या ध्वनि में। जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से भिन्न प्रतीत होती है। इसे ही ध्वनि में क्या कहते हैं अपन? डॉपलर प्रभाव। फिर डॉपलर प्रभाव की सीमाएं, लिमिटेशंस, या निम्न स्थितियों में डॉपलर प्रभाव प्रक्षिप्त नहीं होता है। कौन कौन सा है? नंबर 1, यदि ध्वनि स्रोत व श्रोता दोनों स्थिर हो तथा केवल माध्यम गति कर रहा हो तो भी डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। दूसरा, यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों समान चाल से समान दिशा में गति करें
तो भी डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। तीसरा, यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता में से किसी का भी वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो इस स्थिति में भी डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। इस स्थिति में प्रघाती तरंगें यानी कि शॉक वेव्स ये क्या होंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। अब अपन डॉपलर प्रभाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और अपन नोट कर लें। अब ये अगर पूछा जाए कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग कहाँ है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं सोनार। सोनार के अंदर डॉपलर प्रभाव का उपयोग होता है, जो पूरे टॉपिक के रूप में अपन जान चुके हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर डॉपलर प्रभाव संबंधी कुछ तथ्यों की अपन इसके अंदर क्या है बातें और करते हैं, ताकि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव अपना कंप्लीट हो। एक बार आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ध्यान रहे अपन इसके अंदर प्रकाश के डॉपलर प्रभाव को नहीं पढ़ रहे हैं, अपन केवल यहाँ पढ़ रहे हैं ध्वनि में डॉपलर प्रभाव को। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं डॉपलर प्रभाव संबंधी, डॉपलर प्रभाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे तथ्य जिन पर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े अच्छे से अपने सामने आ सकते हैं या बड़े अच्छे से बन सकते हैं। क्या क्या तथ्य हैं, एक एक को अपन उसमें डिस्कस करते हैं। देखिएगा, नंबर 1 पहले तथ्य की बात करें, डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होने का अर्थ ये होता है कि आवृत्ति में परिवर्तन प्रेक्षित नहीं हो रहा है। तो नंबर 1 पहला पॉइंट तो अपन ये लिख दें कि डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होने का अर्थ है कि नहीं होने का अर्थ है कि डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होने का अर्थ है कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति आपस में बराबर है। अर्थ है कि आभासी आवृत्ति वे वास्तविक आवृत्ति, आभासी आवृत्ति वे वास्तविक आवृत्ति आपस में बराबर है। आपस में बराबर है, पहला तो ये। दूसरा तथ्य अपन देख सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये दिशा पर निर्भर करता है। दूरी के बढ़ने पर तो क्या होती है, तीव्रता कम हो जाती है। तो सेकंड तथ्य अपन ले सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता। दूरी पर निर्भर नहीं करता। डॉपलर प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता बल्कि दिशा पर निर्भर करता है। बल्कि दिशा, या कह सकते हैं आप डायरेक्शन पर निर्भर करता है। तो देखो, डॉपलर प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता बल्कि दिशा पर निर्भर करता है। यूं कह सकते हो कि कारण क्या है, दूरी के साथ तीव्रता घटती है। तो आप कह सकते हैं दूरी के बढ़ने पर ध्वनि की जो तीव्रता है वो क्या है, घटती है। अपन यूं कह सकते हैं। तो देखिए, दो तथ्य अपन ने जान लिए हैं डॉपलर प्रभाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में। तीसरे तथ्य की बात करें तो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव असम्मित होता है। असम्मित का मतलब ये इस पर डिपेंड करता है कि ध्वनि स्रोत गति कर रहा है अथवा श्रोता गति कर रहा है।
लेकिन अगर अपन प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से इसकी तुलना करें तो ध्यान रहे प्रकाश का डॉपलर प्रभाव सममित होता है, वो आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है, लेकिन इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि प्रकाश का स्रोत गति कर रहा है अथवा प्रेक्षक गति कर रहा है। लेकिन ध्वनि के डॉपलर प्रभाव में यह महत्वपूर्ण होता है कि ध्वनि स्रोत गति कर रहा है अथवा श्रोता गति कर रहा है। तो देखो तीसरे पॉइंट जो है, एक तरह से यूँ कह सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट है, ये प्रकाश में डॉपलर प्रभाव और ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के अंतर को क्या करता है, स्पष्ट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव असममित होता है, अनसिमेट्रिकल, असममित। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव असममित होता है। यूं कह सकते हैं अपन कि असममित का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि कौन गति कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। असममित होता है अर्थात ध्वनि का डॉपलर प्रभाव असममित होता है अर्थात स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के साथ साथ, अर्थात स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के साथ साथ अर्थात स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्रोत गतिशील है अथवा श्रोता। कि स्रोत गतिशील है अथवा श्रोता। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव असममित होता है, अर्थात स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्रोत गतिशील है अथवा श्रोता। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन प्रकाश का जो डॉपलर प्रभाव है अथवा श्रोता, लेकिन प्रकाश का डॉपलर प्रभाव या प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं, लेकिन प्रकाश का डॉपलर प्रभाव सममित होता है। यहां ध्यान रहे, अपन ध्वनि के डॉपलर प्रभाव और प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। तो यह मैंने कह दिया, लेकिन प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कैसा होता है, सममित होता है। यह केवल स्रोत और प्रेक्षक के मध्य, यह केवल स्रोत व प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर, यह केवल स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है। यह केवल स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है, के मध्य आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है। यही कह सकते हैं, आपेक्षिक वेग भी कह दो आप, के मध्य आपेक्षिक वेग या आपेक्षिक गति पर क्या करता है, निर्भर करता है।
इस बात पर नहीं कि स्रोत गतिशील है या प्रेक्षक। इस बात पर नहीं कि स्रोत गतिशील है या प्रेक्षक। जबकि ध्वनि के डॉपलर प्रभाव में आपने देखा था कि ये इस बात पर निर्भर भी कर रहा था कि ध्वनि स्रोत या श्रोता में से कौन गतिशील है। तो अपन ने देखो 3 तथ्य इसके जान लिए हैं। चौथा और लास्ट तथ्य और जान लेते हैं डॉपलर प्रभाव का। 1 2 3 नंबर 4। देखो 4th तथ्य ये कहता है आवृत्ति में जब भी डॉपलर प्रभाव होगा तो आवृत्ति में परिवर्तन तो सदैव होगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ में परिवर्तन सदैव हो ये जरूरी नहीं है। ये किस स्थिति में होगा देखिएगा, आवृत्ति में परिवर्तन सदैव होगा। चौथा पर ले सकते हैं आवृत्ति में परिवर्तन सदैव होगा, चाहे स्रोत गतिमान हो या श्रोता में परिवर्तन सदैव होगा, चाहे स्रोत गति करे या श्रोता, दोनों में से कोई भी गति करे, आवृत्ति में तो परिवर्तन अवश्य होगा। और आवृत्ति में परिवर्तन को जो डॉपलर प्रभाव अपन कह रहे हैं, चाहे स्रोत गति करे या श्रोता, परंतु तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। परंतु तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन तभी होगा परंतु तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन तभी होगा जब स्रोत गति करे। यानी कि अगर श्रोता गति करेगा तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन नहीं होगा, तभी होगा जब स्रोत गति करे। श्रोता के गति करने का तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि यूं कह सकते हैं अपन, श्रोता के गति करने का तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान रहे, मैंने कह दिया श्रोता की गति करने का तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर डॉपलर प्रभाव के उपयोग की बात करें तो कहाँ उपयोग मैंने बताया इसका, सोनार में, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ ध्वनि के डॉपलर प्रभाव का क्या होता है उपयोग। ध्यान, सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती है, जबकि राडार में माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। एक बार आप इसे नोट करें, देखिए एक बार रिपीट कर दूं। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव अपने जान लिया। डॉपलर प्रभाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। पहला, डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होने का अर्थ है कि आभासी आवृत्ति व वास्तविक आवृत्ति आपस में बराबर है। डॉपलर प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता बल्कि दिशा पर निर्भर करता है। दूरी के बढ़ने पर तीव्रता घटती है, ध्यान रखना। तीसरा, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव असममित होता है, अर्थात स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्रोत गतिशील है अथवा श्रोता, लेकिन प्रकाश का डॉपलर प्रभाव सममित होता है। यह केवल स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि स्रोत गतिशील है या प्रेक्षक। चौथा, आवृत्ति में परिवर्तन सदैव होगा, चाहे स्रोत गति करे या श्रोता, परंतु तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन तभी होगा जब स्रोत गति करे। श्रोता की गति करने का तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।